Welcome to SN Classes YouTube channel. For regular update, like and subscribe our channel. हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। इसके पहले वाले लेक्चर में आपने पढ़ा था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो आपने पढ़ा उसका नेक्स्ट जो टॉपिक है, अब हम लोग मेन टॉपिक में इंटर कराओ सॉल्यूशन का। और सॉल्यूशन का जो मेन टॉपिक इसमें था क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़। ऐसे हम क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ में इंटर कर चुके थे, बट कुछ अलग से और भी इसका प्रॉपर्टीज़ है जो अभी मैं यहाँ दिखाना चाह रहा हूँ। आइए आज मैं स्टार्ट कर दूँ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ को। ठीक है, तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ पहले कहलाता क्या, इसका डिफिनेशन पहले लिख लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद फिर आगे क्लियर होगा। समझिए, क्वालिटेटिव लिखते चलेंगे। व्हेन ए सॉल्यूट इज एडेड टू द सॉल्वेंट the following four phenomenon will occurs that is क्या क्या occurs होगा। फर्स्ट में रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव lowering of vapor pressure, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये हम लोग पढ़ चुका था। एंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसको डेल्टा टीबी से रिप्रेजेंट करते हैं। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा टीएफ and osmotic pressure is developed in solution. These four phenomenon is collectively called colligative properties। शॉर्ट फॉर्म इसको सीपी लिखेंगे। वो आगे जब भी रिप्रेजेंट करना रहेगा तो हम सीपी के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। दिस फोर फेनोमेनन इज कलेक्टिवली कॉल्ड colligative properties and the colligative properties depends on number of particles of solute independent of nature of solute। ठीक है, देखिए इसको नोट करिए, मैं समझाता हूँ क्या लिखा हुआ है। ठीक है, लिख लिया। चलिए अब समझिए। देखिए यहाँ पर ये बताने का प्रयास करूँ कि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ कहलाता क्या। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ जो टर्म दिया गया ना, ये टर्म किसके लिए, सॉल्यूशन के लिए है।
सबसे पहला बात है। यहाँ सबसे पहली बात है कि आपको समझना होगा कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज से जो टर्म है किसके लिए अप्लाई करेंगे, सॉल्यूशन के लिए। जैसे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में 4 प्रॉपर्टीज आ रहा है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर इज डेवलप्ड। ये चारों कहाँ पर प्रेजेंट है, कहाँ पर पाया जा रहा है, सॉल्यूशन में पाया जा रहा है। ठीक है, तो सॉल्यूशन के लिए हम लोग टर्म यूज करेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब आ गया ये, अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या कहलाता है, सॉल्यूशन में क्या प्रेजेंट होता है, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, ये तो मालूम है। तो यहाँ पर जितना भी प्रॉपर्टीज होगा ना कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के अंतर्गत, ये जो 4 प्रॉपर्टीज है, इसमें जो सॉल्यूट प्रेजेंट है उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करेगा, कि सॉल्यूट का कितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट है उस पर डिपेंड करेगी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कौन सा सॉल्यूट आपने ऐड किया है उस पर डिपेंड नहीं करता है। आप उसमें ग्लूकोज डाला है या यूरिया डाला है या फ्रुक्टोज डाला है, सॉल्यूशन में सॉल्यूट क्या ऐड किए है उस पर डिपेंड नहीं करता, उसके नेचर पर डिपेंड नहीं करता है। हाँ, कितना डाला है, 1 मोल 2 मोल, इस पर वो डिपेंड करेगा। ठीक है, तो यही मेन पॉइंट होता है, देखिएगा, समझिए। अब आगे समझाता हूँ। When a solute is added to the solvent, the following 4 phenomenon will occurs। जब किसी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो 4 तरह का फिनोमिनन मिलता है। इसमें 1-2 ऐसे समझाने का प्रयास करता हूँ, सबका तो डिटेल्स में हम लोग को पढ़ना है ही। ये तो हम लोग पढ़ चुका था, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। जब किसी नहीं, इस तरह बताया था ना, आपको माइंड में भी होना चाहिए कि जैसे मान लिया गया ये आपका प्योर सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट है और ये सॉल्यूशन है, प्योर सॉल्वेंट, समझिए, प्योर सॉल्वेंट है और यहाँ सॉल्यूशन है। तो ये सॉल्वेंट है, इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते थे, P0A। यहाँ जो प्रेशर जो डेवलप होगा, प्रेशर जो प्रोड्यूस्ड होगा किसके कारण, इस सॉल्वेंट के कारण। तो यहाँ जो प्रेशर प्रोड्यूस्ड हो गया या इस सॉल्वेंट के कारण जो प्रेशर यहाँ पर बना, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करें, P0A के द्वारा। अब ये सॉल्यूशन है ना, तो सॉल्यूशन है तो यहाँ सॉल्यूट का भी मॉलिक्यूल प्रेजेंट है और सॉल्वेंट का भी है। तो सॉल्वेंट ना कन्वर्ट होगा वेपर प्रेशर में, ये प्रेशर कौन एग्जर्ट करेगा, सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल। तो यहाँ जो वेपर प्रेशर के रूप में कन्वर्ट होगा किसका मॉलिक्यूल, सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल। तो सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल यहाँ देखिए कम गया ना, तो सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल कम गया तो यहाँ पर प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा। तो सॉल्यूशन का जो प्रेशर होता था उसको PA से रिप्रेजेंट करते थे। तो यहाँ देखिए, तो ये PA का वैल्यू हमेशा कम होगा किससे, सॉल्वेंट से। यानी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि इसमें नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है। तो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट तो वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा, तो वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पर वेपर प्रेशर में क्या होगा, कमी हो जाएगा। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर में कमी होता था ना, हाँ, वही टर्म वहाँ पर एक आया था इस तरह का, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। मतलब जब किसी सॉल्वेंट में सॉल्यूट का ऐड करेंगे तो उसके सॉल्यूशन में क्या होगा, वेपर प्रेशर में कमी होगा, समझे, वेपर प्रेशर में कमी होगा। तो उसको हम ऐसे दिखाए थे, देखिए यहाँ तक पिछले कैसे सब पिछले वीडियो में सब पढ़ा चुका हूँ मैं, खाली मैं हिंट कर दे रहा हूँ। वहाँ पर एक रिलेशन आया था, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, क्या, P0A माइनस PA। P0A मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बाई P0A, क्या हो गया ये, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। और ये पूरे टर्म को क्या बोलते हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। क्या माइंड में है ये टर्म मैंने पहले आपको बता चुका था कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो इसको हम ऐसे लिख सकते, देखिए, P0A वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। कैसे लिखेंगे, मोल ऑफ सॉल्यूट एंड बाई मोल ऑफ सॉल्यूट अब प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट। तो देखिए, तो यहाँ पर यही ना टर्म हो गया, क्या हो गया, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किस पर डिपेंड किया, डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू मोल ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट है ना, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट मतलब मोल ऑफ सॉल्यूट। यही तो बता रहा था कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड। देखिए, तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किस पर डिपेंड किया, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट,
ये नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉलिड पर डिपेंड किया, इसलिए ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसके अंतर्गत आ गया, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के अंतर्गत। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है कि जो किस पर डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड पर डिपेंड करेगा। ठीक है, आपको एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा या दो टर्म दे देगा, एक रहेगा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एक रहेगा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या है, विच वन इज ए कोलिगेटिव एग्जांपल ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का कौन सा एग्जांपल है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर या रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो इसका आंसर देंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, नॉट लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्लियर है, क्योंकि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉलिड पर। समझ में आ गया, ये तो पहले वाला सारा चीज था। अब यहाँ पर आइए दूसरे पॉइंट में इसका, अब दूसरे पॉइंट को समझा रहा हूं। देखिए, फिर क्या लिखे, एन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। जैसे मान लिया गया, आप समझिए आपका ये कोई सॉल्वेंट है, वाटर है, सॉल्वेंट है, मान लीजिए वाटर ले लिया, वाटर है क्या है, सॉल्वेंट हो गया। और इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है वाटर का, बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये भी मालूम है सॉल्वेंट का। इसमें आप क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। अब यहाँ पर क्या किए, इस वाटर में अब यहाँ पर ऐड कर दीजिए, सपोज दैट हमने 10 ग्राम ऑफ यूरिया ऐड कर दिया। यहाँ पर क्या आपने ऐड किया, यूरिया, ये क्या हो गया, सॉल्यूट। तो जब यूरिया को ऐड कर देंगे इसमें, अब इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा सॉल्यूशन का, अब यहाँ क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो बताइए सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ये 100 डिग्री ही रहेगा कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होगा, समझ रहे। अभी वाटर था यानी सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब उसमें हमने डाल दिया यूरिया या शुगर डाल दिए या नमक डाल दिए, है ना। तो अब बताइए, अब यहाँ पर जो होगा बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का, अगर यूरिया आप डाल देंगे या शुगर डाल देंगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होगा या ज़्यादा होगा, तो इसका आंसर ज़्यादा होगा। अब ये यूरिया को जब ऐड कर दिए तो सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट हो गया, मान लिया 101 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। तो देखिए, तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया ना, कितना से, 1 डिग्री से। पहले था 100, अब कितना हो गया, 101। तो कितना से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, 1 डिग्री से। तो जितना से बढ़ा ना, वही कहलाता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, किसके कारण, सॉल्यूट के कारण। चलिए दूसरा अब आइए, इसी में देखिए, मान लीजिए वाटर है, सॉल्वेंट है। अब इसका मान लीजिए फ्रीजिंग पॉइंट, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें आपने यूरिया डाल दिया, शुगर डाल दिया, तो बताइए अब इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा सॉल्यूशन का, वो फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का क्या होगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा या कम। तो अब ये जो फ्रीज करेगा ना 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर पर, मतलब -2 डिग्री सेंटीग्रेड पर, अब ये फ्रीज करेगा। अगर उसमें आप शुगर डाल दिए तब वो जो फ्रीज करेगा वो -2 डिग्री सेंटीग्रेड पर किया। तो देखिए तो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट घट गया ना, कितना से, पहले था सॉल्वेंट का 0 और सॉल्यूशन को हो गया -2, तो कितना से घट गया, 2 डिग्री से। तो जितना डिग्री से घटा ना ये, वही कहला गया डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो एक आइडिया में बताने का प्रयास किया, ये सब ऐसे डिटेल्स में सारे चीज़ का हम लोग पढ़ेंगे कि जब किसी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड करेंगे तो जो सॉल्यूशन बनेगा, उस सॉल्यूशन में क्या होगा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, माने सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर में कमी होगा। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में डिक्रीज कर जाएगा सॉल्यूशन का। एंड ऑस्मोटिक प्रेशर इज डेवलप्ड, और सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर, सॉल्यूशन में ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप कर जाएगा। और ये चारों फिनोमेनन को एक साथ बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। These 4 phenomenon is collectively called colligative properties, और ये चारों को एक साथ बोलेंगे colligative properties। And the colligative properties depends on number of particles of solute independent of nature of solute। और ये किस पर डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड पर। वो क्या डाले हैं उस पर डिपेंड नहीं करेगा, उसका नेचर क्या है उस पर डिपेंड नहीं करेगा। जैसे समझाता हूँ, आप समझिए। मान लिया गया हम ये कह दें कि आपने, देखिए अभी समझाया, ये सपोज दैट वन इसका ले लीजिए आप वॉल्यूम, या 1 किलोग्राम
ऑफ वाटर है एंड 1 किलोग्राम ऑफ वाटर में यहाँ पर ऐड कर दिया आपने 1 मोल ऑफ यूरिया, और ये फिर उसी तरह से 1 किलोग्राम वाटर है, सेम 1 किलोग्राम वाटर है, इसमें ऐड कर दीजिए 1 मोल ऑफ शुगर। ठीक है, क्या किए, 1 किलोग्राम वाटर में 1 मोल यूरिया को ऐड किए, 1 किलोग्राम वाटर में 1 मोल शुगर को ऐड किए। तो बताइए इसमें किसका बॉइलिंग पॉइंट जो इंक्रीज करेगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा, किसमें सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा से बढ़ेगा। हाँ, या तो यहाँ पर क्या डिफ्रीजन इन फ्रीजिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा, ये पूछ दें। तो यहाँ पर देखिए क्या बोलेंगे, ये चारों प्रॉपर्टी जो होगा ना, ये चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज दोनों के लिए सेम होगा। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स दोनों में क्या है, सेम है, 1 मोल, यहाँ भी 1 मोल, मतलब एवोगाड्रोज नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना हो गया, एवोगाड्रोज नंबर के बराबर। तो यहाँ यूरिया का जितना पार्टिकल्स डिजोल्व किया गया है, शुगर का भी उतना ही पार्टिकल डिजोल्व किया गया है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स दोनों में सेम हो गया, तो दोनों का कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होगा, सेम होगा। ये डिपेंड नहीं करता है कि आपने यूरिया ऐड किया है या शुगर इसमें डिजोल्व किया है। इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ सॉल्यूट, वही लिखा है, इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ सॉल्यूट, क्या ऐड किए उस पर डिपेंड नहीं करेगा। किस पर डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट। तो दोनों में नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट सेम है, इसलिए दोनों के लिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का वैल्यू भी सेम होगा। ठीक है, अब इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक में अब आगे पढ़ता हूँ। एक तो पढ़ चुके थे आप रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो अब इसका सेकेंड पार्ट जो आएगा आज मैं वो बता देता हूँ, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। आज इसी के बारे में डिटेल्स में आप लोग को बता दूंगा, है ना, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। देखिए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को आप दिखाएंगे डेल्टा टीबी से, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब देखिए पहले एक सिंपल कॉन्सेप्ट बताता हूँ, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। एक एग्जांपल से पहले समझाता हूँ, फिर इसी को प्रूव भी करेंगे, है ना, दिखाएंगे भी। ऐसा करता हूँ, इधर दिखाता हूँ, पहले समझिए। लेट, एक चीज़ को समझाओ, इसको समझना आसान है, फिर इसी को हम इधर प्रूव भी कर देंगे। लेट दी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, और मान लिया सॉल्वेंट आपने लिया वाटर, ये हो गया 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये तो मालूम है, इसको आप मान लीजिए T1। ठीक है, और द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, अब इस वाटर में यहाँ पर ऐड कर दीजिए आप शुगर, क्या बन गया सॉल्यूशन। अब इसका जो बॉइलिंग पॉइंट हो गया मान लीजिए 102 डिग्री सेंटीग्रेड, बढ़ जाएगा। देखिए पहले वाटर था, तब वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हमको मालूम है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब उसमें आप ऐड कर दीजिए शुगर, यूरिया, तो आप ऐड कर देंगे तो उसके कारण से ये सॉल्यूट को जब ऐड करेंगे तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। अब मान लीजिए बढ़कर हो गया 102 डिग्री सेंटीग्रेड, तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कितना से बढ़ गया, 2 डिग्री से बढ़ा। पहले सॉल्वेंट का 100 था, अब उसमें सॉल्यूट को ऐड कर दिए तो कितने से इंक्रीज किया, 2 से, तो जितना से इंक्रीज किया ना वही कहलाएगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज डेल्टा TB, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या हो गया, डेल्टा TB, क्या लिखेगा इसको, T2 माइनस T1, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। तो इसको ऐसे दिखा देते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पर TB एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट है ना T0B, ये सॉल्वेंट के लिए रिप्रेजेंट हो गया। हम लोग जानते हैं प्योर सॉल्वेंट के लिए ना P0A, तो यहाँ T0 इस तरह दिखा दिया। ठीक है, चलिए ये समझ में आ गया एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ, कि सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट कितना से इंक्रीज किया, 2 से इंक्रीज कर गया, तो 2 यहाँ पर क्या कहलाएगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब ऐसा होता क्यों है, अब वही चीज़ को हमको दिखाना है। चलिए समझिए, इसी चीज़ को देखिए बता रहा हूँ, ये तो प्रैक्टिकली आप अपने घर में जो देखते हैं उसी चीज़ को बताया गया। अब यहाँ पर देखिए
आप इस तरह से समझिए अब इसी को, एक और फॉर्म में दिखा देता हूँ। आगे फिर हम डिफरेंट अलग अलग करके इसको डिफरेंशिएशन डिटेल्स में दिखाएंगे, पहले समझिए। देखिए एक फॉर्म ये भी बता रहा हूँ कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, अभी आपने देख लिया कि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाता है अगर किसी सॉल्वेंट में सॉलिड को ऐड करिएगा तो। अब इसी को एक ऐसा देखिए दिखाता हूँ कि मान लिया गया क्या कि आपका कोई सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है एंड सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो सॉल्यूशन में अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट रहेगा तो वैसे कंडीशन बताइए वहाँ पर क्या होगा, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा, अभी बताया था। सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, डिक्रीज करेगा। एंड सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज होगा। एंड सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का इंक्रीज होगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज करेगा। ये हम लोग देख चुका था रिलेशन भी बॉइलिंग पॉइंट एंड वेपर प्रेशर के बीच, नहीं। अब मान ले देखिए इस तरह समझिए, दो आपका लिख दिया गया, मान ले कि दो सॉल्यूशन है और दो सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट इस तरह लीजिए, इसको मिटाते हुए समझिएगा। मान ले ए एंड बी, ये दो सॉल्यूशन हो गया, इसका बॉइलिंग पॉइंट ए का मान ले 70 डिग्री है, इसका मान ले 90 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो बोले वेपर प्रेशर किसके द्वारा ज़्यादा होगा, तो देखिए ये कम ही टेम्परेचर पर ना बॉयल कर जाएगा तो इसके द्वारा ज़्यादा वेपर प्रेशर प्रोड्यूस होगा। मतलब क्या हो गया, वेपर प्रेशर ऑफ ए ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ बी, क्योंकि जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम उसके द्वारा वेपर प्रेशर ज़्यादा ना प्रोड्यूस होगा, क्योंकि कम ही टेम्परेचर पर ये बॉयल कर गया तो ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट करेगा। तो ज़्यादा प्रेशर किसके द्वारा एग्जर्ट होगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो ये लिखे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज करेगा मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर दिखाना था। तो देखिए क्या बोल रहा हूँ, सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, अगर किसी सॉल्यूशन में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट रहेगा तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा। एंड सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिक्रीज करने का मतलब ये हो गया कि उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा। यहाँ तक क्लियर है। अब इसको हम एक ग्राफ के रूप में दिखाता हूँ तब वो ज़्यादा क्लियर आपको होगी कि ग्राफ के रूप में हम कैसे इसको रिप्रेजेंट कर पाएंगे। अब इसके लिए अब मेन पॉइंट, अब यहाँ से मैं चलता हूँ। ये सब पीछे का मैं हिंट किया ताकि आपको समझना, हमको समझाने में आसान होगी। चलिए देखिए, अब सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन मैं बताता हूँ। बॉइलिंग पॉइंट कहलाता क्या है, अब ये समझिए। बॉइलिंग पॉइंट the temperature at which the vapor pressure of solution या सॉल्वेंट जो भी ले, जिस लिक्विड का निकालना हो, the temperature at which the vapor pressure of solution becomes equal to atmospheric pressure is called boiling point of that solution. ठीक है, जिस टेम्परेचर पर सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता हो, वो टेम्परेचर उस सॉल्यूशन के लिए बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। वो टेम्परेचर उस सॉल्यूशन के लिए बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, चलिए इसको मिटा देता हूँ मैं, तब फिर आगे दिखाता हूँ। जिस टेम्परेचर पर, है ना, जिस टेम्परेचर पर सॉल्यूशन का
वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, वही टेम्परेचर उस सॉल्यूशन के लिए बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। अब इसको ग्राफ से देखिए दिखाता हूँ मैं, यहाँ ज़्यादा क्लियर हो जाएगा वही चीज़ को। इधर वेपर प्रेशर दिखा रहा हूँ, इधर टेम्परेचर, अच्छा ये तो हम लोग देख चुके हैं सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन में किसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, क्योंकि उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाता है। तो देखिए मैं दिखा रहा हूँ, ये वेपर प्रेशर ऑफ, ये दिखा दिया किसका, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट, इसको हम लेते हैं वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट हो गया, जैसे वाटर हो गया। अब उसमें आप डाल दीजिए मान लिया यूरिया या शुगर ऐड कर दिए, तो वाटर में अगर यूरिया शुगर को ऐड करेंगे तो उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा, तो सॉल्यूशन का तो वेपर प्रेशर हमेशा कम होगा सॉल्वेंट से, तो इसके नीचे ना आएगा सॉल्यूशन का। अब देखिए यहाँ पर दिखाता हूँ मैं, ये दिखा दिया आपका वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, अब देखिए डिफिनेशन क्या था बॉइलिंग पॉइंट पर, कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर जहां पर वेपर प्रेशर हो जाए, किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, वो उसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मान लिया, सपोज दैट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये ले लिया, ये लिया हमने यहाँ पर कितना प्रेशर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखिए 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो इस 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, देखिए तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर पर, यानी कि जब 1 एटमॉस्फेयर था उसमें वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट कौन है, ये क्या निकल गया आपका, ये टेम्परेचर निकल, इस टेम्परेचर पर क्या होगा, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, तो ये जो टेम्परेचर हो गया यहाँ पर मान लीजिए T1 है, और ये जो टेम्परेचर यहाँ पर हो गया, ये किस टेम्परेचर पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हुआ, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन किस टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया, 32 टेम्परेचर पर। तो ये दिखा है T1 टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट कितना हो गया, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एंड T2 टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया। तो यही इसका बॉइलिंग पॉइंट था। अब यहाँ देखिए ये जो डिफरेंस हो गया, अब यहाँ पर T1 क्या बता रहे थे, टेम्परेचर, ये T1 किसका है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, ये T1 जो बता देगा क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, एंड T2 क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन हो गया। तो देखिए तो ये जो डिफरेंस हो गया दोनों के बीच, यही हो गया क्या, डेल्टा Tb, तो यहाँ डेल्टा Tb कितना आ गया, T2 माइनस T1, यही तो हो गया, कितना से इसका सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कितना से बढ़ गया सॉल्वेंट से, तो यही ना होगा, T1 पहले था सॉल्वेंट का, सॉल्यूशन का क्या हो T2, और जितना से इंक्रीज किया वही क्या हो गया, डेल्टा Tb, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, वही तो देखा है मैं यहाँ पर। क्लियर है ये, अच्छा नोट करिए, फिर मैं समझाता हूँ इसको। और अभी आपको बॉइलिंग पॉइंट का डिफिनेशन बताया था कि जिस टेम्परेचर पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, तो यहाँ देखिए तो सॉल्वेंट का जो है वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर किस टेम्परेचर पर, T1 टेम्परेचर पर, एंड सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर किस टेम्परेचर पर, T2 टेम्परेचर पर। तो जो T1 T2 क्या हो गया, इसका बॉइलिंग पॉइंट को बता देगा। T1 यहाँ क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, एंड T2 क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, एंड दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हो, डेल्टा Tb, दैट इज T2 माइनस T1, और जितना से सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया वही हो गया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। यही तो दिखा है मैं, नोट करिए।
अब इसी से रिलेट कर कर आगे फिर बतलाना इसमें है। इसी को तो आपको यहाँ भी इस तरह भी लिखा था कि डेल्टा टी बी इजकल टू ये किसका है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, तो इसके लिए टी बी माइनस टी नॉट बी, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, यही लिखा था। चलिए अब इसमें एक टर्म और आ जाता है, उसके बारे में देखिए, दैट इज रॉल्स लॉ फॉर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, उसके बारे में दिखा देता हूँ मैं। नेक्स्ट हेडिंग क्या हो गया, रॉल्स लॉ फॉर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया कब, जब नॉन वोलेटाइल सॉलिड को ऐड किया गया। तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट किसके कारण बढ़ा, नॉन वोलेटाइल सॉलिड के कारण, इन हो गया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं इस तरह से, देखिए इसी को क्या, द एलिवेशन इन boiling point of solution, the elevation in boiling point of solution in non-volatile solute is directly proportional to the concentration of solute in terms of molality। in terms of molality, देखिए डेल्टा टी बी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन टर्म्स ऑफ मोलालिटी, इस तरह से आप लिखते थे। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू मोलालिटी क्या था, नंबर ऑफ मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट divided by weight of solvent in किलोग्राम। फिर यहाँ पर देखिए, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। तो यही तो हो गया कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज किस पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ पार्टिकल्स पर, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर। तो यहाँ भी देखिए डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू नंबर ऑफ मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉलिड। इट मीन्स डेल्टा टी बी भी किसका एग्जाम्पल हो गया, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का, क्योंकि ये भी डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर, नंबर ऑफ मोल्स पर, इसलिए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी किसके अंतर्गत आ गया, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, यही दिखाना था कि ये डेल्टा टी बी किसके अंतर्गत आ गया, ये भी आ गया कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के अंतर्गत, क्योंकि ये भी किस पर डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ मोल ऑफ पार्टिकल पर। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा टी बी इजकल टू कॉन्स्टेंट हो गया के बी इंटू एम, मोलैलिटी जो था। अब यहाँ एक टर्म आ गया, अच्छा मोलैलिटी के बारे में भी आपको मालूम था पहले से भी, समझिएगा मोलैलिटी क्या था ना, ये मालूम था ना, डेल्टा टी बी के बी मोलैलिटी वेट ऑफ सॉल्यूट, molecular weight 1000 and weight of solvent in ग्राम। इसी को मोलैलिटी के रूप फॉर्म में ऐसे तोड़ दिया गया। ठीक है, अब आगे इसी में फिर नेक्स्ट टॉपिक में जो है यहाँ पर अब देखना है के बी के बारे में। न्यूमेरिकल्स आपका इसी से रिलेटेड होता है, इस पर न्यूमेरिकल्स बनता है, डेल्टा टी बी इजकल टू के बी इंटू एम। अब ये के बी क्या यहाँ पर है,
where Kb is constant called molar elevation constant. मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक है। डेल्टा टीबी को क्या बोलेंगे, केबी को क्या बोलेंगे, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। और ये किस पर डिपेंड करता है, विच डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ये सॉल्वेंट पर डिपेंड करता है कि यहाँ पर सॉल्वेंट क्या, वाटर है, बेंजीन है, उस पर डिपेंड करता है। ये सॉलिड के नेचर से इंडिपेंडेंट होता है केबी, ठीक है। और एक केबी को डिफाइन करिए। अच्छा, इसका यूनिट पूछ दिया गया केबी का, यूनिट ऑफ केबी डेल्टा टीबी इजकल टू केबी इंटू एम, केबी इजकल टू डेल्टा टीबी बाई एम। केल्विन क्या, मोलरिटी, मोलरिटी को क्या लिखे, मोल, नीचे हो गया क्या, मोल, और नीचे वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम पर किलोग्राम, तो ऊपर हो गया क्या, किलोग्राम। तो आप लिखें केल्विन किलोग्राम पर मोल, केल्विन किलोग्राम पर मोल। अब डिफाइन कर दीजिए इसको। अगर ये पूछ दें व्हाट इज केबी, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट क्या है, तो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट के लिए यहाँ पर रिलेशन आप देखा था, डेल्टा टी बी इजकल टू के बी इंटू एम। तो बताइए, इफ एम इजकल टू 1 देन डेल्टा टी बी इजकल टू के बी। लिख सकते हैं कि अगर मोलिलिटी, किसी सॉल्यूशन की मोलिलिटी अगर 1 है तो सॉल्यूशन का जितना से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा वही उसका कहलाएगा मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। और समझिए यहाँ पर का जब मोलिलिटी 1 होगा तो मोलिलिटी का आपको बताया था ना, मोलिलिटी क्या था, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट एंड वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब बताइए, इस मोलिलिटी का वैल्यू 1 करना है, इसका वैल्यू 1 करना है, तो इसका 1 करने के लिए क्या, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉलिड कितना लेंगे, 1, एंड वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना ले लीजिएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट 1 किलोग्राम, तब ना ये 1 किलोग्राम ले लीजिए। यहाँ पे क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट कितना ले लिए, 1, एंड वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट ये कितना ले लिया, 1 किलोग्राम। तो ऐसे कंडीशन में मोलिलिटी का वैल्यू क्या हो गया, 1, मोल ऑफ सॉलिड हो गया 1, एंड वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम 1, ये भी 1, ये भी 1, मोलिलिटी का वैल्यू 1। तो ये लिखा, अगर एम इजकल टू 1, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 मोल सॉलिड को 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे, तो सॉल्यूशन का जो मोलिलिटी होगा उसका वैल्यू होगा 1। तो वैसे कंडीशन में डेल्टा टी बी इजकल टू के बी होगा। मतलब इसका डिफिनेशन देखिए क्या हुआ, लिख देता हूँ, दैट इज अब यहाँ पर देखिए लिखेंगे इसको, क्या निकला, डेल्टा टी बी इजकल टू के बी, दैट इज इट इज इक्वल टू elevation in boiling point of solution. It is equal to elevation in boiling point of solution when 1 mole of solute is added to 1 kilogram of solvent. It is equal to elevation in boiling point of solution when 1 mole of solute is added to 1 kilogram of solvent. अब देखिए इसको और अच्छी तरह समझिए। मान लिया गया
1 किलोग्राम आपने वाटर लिया, 1 किलोग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। सॉल्वेंट का वेट कितना, 1 किलोग्राम। और इसमें, ठीक है, तो 1 किलोग्राम ऑफ वाटर है, तो बताइए 1 किलोग्राम ऑफ वाटर जब लिया आपने, ये कितना लिया था आपने, 1 किलोग्राम ऑफ वाटर। एंड वाटर का यहाँ पर ये बताइए, इसका बॉइलिंग पॉइंट तो आपको मालूम है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ H2 कितना होगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये तो मालूम आपको है, ठीक है। अब आप क्या कर दीजिए, इसी 1 किलोग्राम वाटर में जो लिया हुआ था आपका 1 किलोग्राम ऑफ वाटर, इसमें आपने डाल दिया सपोज दैट 1 मोल ऑफ यूरिया, 1 मोल यूरिया ऐड कर दिए, तो जो सॉल्यूशन बन गया, अब इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया, तो निश्चित रूप में सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो 100 से ज़्यादा होगा, क्योंकि वाटर में यूरिया ऐड कर दिए तब इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। अब मान लीजिए बढ़कर हो गया 100.5 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो देखिए, तो 1 किलोग्राम वाटर में 1 मोल यूरिया को ऐड कर दिए तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कितना से बढ़ गया, 0.5 से, क्योंकि सॉल्वेंट का पहले कितना था 100 और कितना से बढ़ा 100.5 हो गया, तो कितना 0.5 से बढ़ गया। तो यहाँ पर बताइए डेल्टा टी बी क्या था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कितना 100.5 माइनस 100, सॉल्यूशन माइनस सॉल्वेंट कितना आ गया 0.5। तो जो डेल्टा टी बी आएगा ना, ये ना डेल्टा टी बी कहलाता है के बी, ये ना था डेल्टा टी बी इजकल टू के बी, माने यही लिखा था कि 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में 1 मोल यूरिया को ऐड करेंगे तो उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट में जितना से इंक्रीज करेगा वही उसका मोलर एलिवेशन कांस्टेंट कहलाएगा। देखिए डिफिनेशन क्लियर हो जाएगा। इट इज इक्वल टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन व्हेन 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इज एडेड टू 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। और ये 1 किलोग्राम ऑफ वाटर एंड 1 मोल ऑफ यूरिया ही क्यों लिया, ये 1 किलोग्राम 1 मोल ही क्यों लिए, क्योंकि मोललिटी का वैल्यू कितना होना चाहिए 1, तो इससे मोललिटी का वैल्यू 1 हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका एक पॉइंट फिर आज क्लियर हो गया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में फिर आगे इसका इसे सिमिलर जस्ट यही टोटल चीज़ रहेगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में।